नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि मैं आज जो है आप सभी से बात करने जा रहा हूं कि पहले जो रीट से संबंधित रीट पात्रता जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसकी जो है तिथि घोषित हो गई थी, भी कब वो होने वाली है, एग्ज़ाम की डेट जो है। और उसके बाद जो है अभी ये व्याख्याता की भर्ती आई है, तो हम जो है सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं कि व्याख्याता के पद जो है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ने की उम्मीद है और कितना प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा कि परीक्षा कब होगी, कब होने के चांस हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हम आइडिया लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कुछ विशेष बातें बताते हुए। तीसरा हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान जो विषय है वो जो है वो उसका जैसे उसे सब्जेक्ट से निकालकर फर्स्ट पेपर में कर दिया है, तो उसका हिंदी वालों को क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो रणनीति, जैसे हम समय मानकर चलते हैं कितना समय, उस समय में इस अब जो है क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए कि जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके, क्योंकि पद कम है, कम पदों में किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलते हैं अपने व्याख्याता हिंदी। आज हिंदी के बारे में बात करेंगे उससे संबंधित। तो व्याख्याता हिंदी की बात करते हैं तो कुछ बिंदु जैसे मैंने पहले बताया कि पद कम है तो किसकी तैयारी करें, रीट या व्याख्याता की। पद कम है, पद जैसे हमें पता ही है कि व्याख्याता में कितने आए हैं, 2200 ही पद आए हैं। कितने आए हैं? 2200 आए हैं कि 2020 है, चलो कोई बात नहीं, वो 2200 2020 इतने ही पद आए हैं, अचानक दिमाग से निकल गया। तो ये इतने पद हैं, इतने पदों में कैसे तैयारी करें। और हिंदी के कितने हैं? हिंदी के 350 पद हैं। हिंदी के कितने पद हैं? 350 पद है। तो 350 पदों पर क्यों कैसे कीजिए। तो कहने से तात्पर्य कि पहले क्या था कि जैसे ही रीट की परीक्षा की दिनांक घोषित हुई थी, वैसे ही क्या हुआ था, बहुत से विद्यार्थी जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, अचानक कहीं न कहीं विचलित हुए और उनका मन यह करने लगा कि चलो हम रीट की तैयारी करते हैं, अगर वो पहले से क्वालिफाइड नहीं है। अगर जो क्वालिफाइड थे तो उन्होंने ये सोचा कि व्याख्याता की भर्ती न जाने कब आएगी, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल में कहा जा रहा था कि कुछ जो है शिक्षक ऐसा कह रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, कि जनवरी में विज्ञप्ति आएगी। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसा कह रहे थे कि मुश्किल है, और विद्यार्थियों में ये माहौल था कि जनवरी में भी जो विज्ञप्ति आना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से विद्यार्थी जो व्याख्याता की, विशेषकर आज अभी मैं हिंदी की बात करने वाला हूँ, कि हिंदी के जो विद्यार्थी थे वो रीट की तरफ गए, और रीट जिनका क्वालिफाइड था वो किस तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे कि हम तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि उसके अंदर अच्छी पोस्ट आने वाली है, तो हमारा उसमें चयन हो जाएगा, इधर न जाने कब भर्ती आएगी, ठीक है। और फिर भी क्या किया कि कुछ जो दृढ़ निश्चय थे वो यहीं डट रहे, कुछ उधर चले गए, जाने की कोशिश की या जा रहे थे उतने में ही, और कुछ जो थे यहीं डटे हुए थे, जिन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, हमने तो व्याख्याता ही बनना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पद आए 350, अब वो भी डोलने लग गए। उनको भी ऐसा लगा कि इतने पद है, इतने पदों में कैसे मुमकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो ये है कि उधर बहुत सारे पद है, क्यों ना उधर जाया जाए। तो इन सब बातों के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा कि रीट या व्याख्याता। तो मैं पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो व्याख्याता की ही तैयारी करें। जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं पहले से, जिन्होंने 50%, 30% भी, या जिन्होंने सोच लिया है, जो क्वालिफाइड है, वो व्याख्याता की ही तैयारी करे, और रीट वाले रीट करते रहे। और व्याख्याता वाली व्याख्याता की तैयारी क्यों करे, एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है ना, जिसने आराम से देखना है वो देख सकता है, और जिसको जल्दबाजी है वो जा सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ आराम से बताने वाला हूँ। तो क्या है कि व्याख्याता और रीट, व्याख्याता वाली व्याख्याता की तैयारी क्यों करें। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले इस क्वेश्चन को जोड़ता हूं इसके साथ, पद बढ़ेंगे या नहीं, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चनों के उत्तर मैं एक साथ देने वाला हूं। और व्याख्याता की तैयारी करने वाले व्याख्याता की तैयारी क्यों करें, उससे संबंधित मैं बात बताता हूं कि व्याख्याता की तैयारी
ये व्यक्ति है, ये व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, और ये व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, ये व्यक्ति रीट की तैयारी कर रहा है, मतलब तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा है, और ये व्यक्ति जो है दिख रहा होगा शायद, ये व्यक्ति जो है ये व्याख्याता की तैयारी कर रहा है। हम यहाँ व्याख्याता लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये जो है व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और ये रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब जो रीट की तैयारी कर रहा है उसे रीट की करनी चाहिए, व्याख्याता की क्यों करनी चाहिए? अब ये व्याख्याता वाला है, अभी पोस्ट आई है 350 और इधर बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि साल भर में, या हाईएस्ट मानते हैं कि 1.5 साल में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन हम मानते हैं कि साल भर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब ये बंदा यहाँ से लगता है, लगने के बाद इसका क्या होता है, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इस बंदे का, ये जो है विद्यार्थी जो है ये तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया, ये बन गया तृतीय श्रेणी अध्यापक। और ये जो है व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, ये 1 वर्ष बाद जो 350 पद थे, हम ये मानकर चले कि पहली बात तो ये होती है कि जो अच्छे से तैयारी करता है उसके लिए एक ही पद काफ़ी होता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, उसके लिए एक ही पद काफ़ी होता है, और वो जो जी जान लड़ाते हैं, जिन्हें पता होता है, तो वो जीत जाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, हम 0.001% ये लेकर चलते हैं कि बाय द वे किसी विद्यार्थी का जो पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाया, हालांकि उसने अच्छे दिया, लेकिन एट ए टाइम कोई न कोई किसी प्रकार की समस्या होने से वो रह गया। कितना वर्ष हुआ? 1 वर्ष। 1 वर्ष। पहली बात तो ये है कि पद बढ़े तो अच्छे तैयारी करने वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं रहने वाला है। दूसरी बात, 1% हम मानते हैं पद नहीं बढ़ते। पहली बात यह कि मैं ये मानता हूं कि पद 100% बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे ये भी मैं बताऊंगा, पहले ये कहानी खत्म कर दूं। 1 वर्ष बाद इसको क्या प्राप्त हुआ? ये तो तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया, ये है यहां पर, ये कुछ भी नहीं बन पाया, व्याख्याता से रह गया। आपको 100 में से 100% लिख कर दे देता हूं कि 1 वर्ष से पहले व्याख्याता की भर्ती फिर आ जाएगी और पदों की बौछार होगी। वो भी मैं फिर से बताने वाला हूँ आपको डिटेल में, अभी कहानी पूरी करूँ। पदों की बौछार होने वाली है, ठीक है ना। तो अब 1 वर्ष बाद, अब इस बंदे को क्या होगा? पहले भी ये व्याख्याता की तैयारी कर रहा था, अब भी व्याख्याता की तैयारी कर रहा है। अब इसको क्या है, यहाँ तक ये अपना पूरा कोर्स अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर चुका है। अब जब भर्ती आएगी उसके 1 वर्ष बाद जब एग्जाम होंगे, ठीक है ना, 1 वर्ष बाद एग्जाम जब होंगे, एक क्यों आप मानो 2 मान लो, 2 वर्ष बाद जब एग्जाम होंगे तो ये यहाँ व्याख्याता बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जब दोबारा विज्ञप्ति आएगी तो एक बात तो ये बंदा 0 से शुरू करेगा, क्योंकि इसने रीट की तैयारी की है, व्याख्याता की तैयारी नहीं की है, एक बात। दूसरा, ये अध्यापक होते हुए अपनी जॉब करते हुए, जॉब के साथ जो है पढ़ पाना कितना आसान होता है ये आप अच्छे से जानते हैं कि पूरा दिन तो अपनी जॉब करना और उसके बाद फिर कितना समय दिया जा सकता है। तो इस आधार पर इस व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होगा व्याख्याता से जानने, इसलिए आप व्याख्याता की तैयारी कीजिए, सीधे व्याख्याता बनिए। और डीपीसी से अगर कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक व्याख्याता बनता है, तृतीय श्रेणी से कोई अगर व्याख्याता बनता है तो उसको व्याख्याता बनने में कम से कम कितने लग जाते हैं? 15 और 10 25 वर्ष लग जाते हैं। 25 वर्ष बाद वो जाकर कहीं व्याख्याता बनता है, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये जो है, ये तो है प्रक्रिया की जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो। अब ये कहें कि रीट वाले कहेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया हमारे लिए, तो रीट वालों के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए, लेकिन जिसमें स्टेमिना है वो तो बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, नॉर्मल स्टूडेंट जो है मुश्किल होता है। यहाँ क्या है, लगातार किसी भी, हमेशा किसी से भी पूछ लेना, मैं नहीं, कोई भी इंसान है जो ये आपको बता देगा कि अगर आपका लक्ष्य 1 है
तो आपका सफलता मिलना आसान होती है। अगर आपके लक्ष्य 2 हैं तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है हमेशा ही। तो यहाँ लक्ष्य जो है आप एक ही रखिए। अब रही पद की बात, पद क्यों बढ़ेंगे? पद मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हुई है। आज तक जब भी वाइस जो लेक्चरर होते थे वो क्या बनते थे? लेक्चरर हमेशा प्रधानाचार्य बनते थे। क्या बनते थे? प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य जब बनते थे तो कितने बनते थे? 2000, 3000, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 4000। अब 4000 में से क्या होता था कि 2000 की तो क्या हो जाता था, वो उधर चले जाते थे, क्या नाम है, डीपीसी से, और 2000 पोस्टें आ जाती थी। तो इस तरह से प्रधानाचार्य बनते थे तो वो कम संख्या में बनते थे डीपीसी के भी से। अब की बार क्या, इतनी बड़ी डीपीसी कभी नहीं हुई। अब की बार क्या हुआ कि अचानक से 11000 को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अचानक से सीधी 11000 जो है, 11000 का मतलब वाइस प्रिंसिपल बन गया ये। इनमें से आधों को पोस्टिंग मिली, आधों को नहीं मिली, वो भी नवंबर में मिल जाएगी। 11000 पद तो ये सीधे सीधे खाली हो गए। 4 सालों से वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी नहीं हुई, वही जस्ट अभी नवंबर में हो जाएगी। तो 4 सालों की डीपीसी है, 4 सालों की डीपीसी बाकी है, ठीक है ना। तो ये जो ये सारे के सारे 11000 पद है, और इतने 4 सालों के अंदर जो रिटायरमेंट हुए वो अलग हो गए। तो लगभग 17 से लेके 18000 के बीच में जो पद है वो खाली पड़े हैं। 17 से लेकर 18000 के बीच में पद खाली पड़े हैं। 17 से 18000 के बीच की हम बात करें तो 9000 पद जो है वो भरे जाएंगे सीधी भर्ती से। 9000 डीपीसी से, 9000 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब 9000 सीधी भर्ती की बात करें, हम माने कुछ कम हो गए तो भी 7000 तो मिनिमम पोस्टें और बाकी पड़ी है। 7000 पोस्टें अभी भी मिनिमम बाकी पड़ी हैं जो आएंगी। पहली बात तो इसी में जोड़ दी जाएगी, इसमें नहीं जोड़े गए तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। इतनी पोस्टें किसी भी स्थिति के अंदर आ जाएगी। 7 से 9 के बीच में, 7 से 9 के बीच में पोस्टें फिर आने वाली है। इसलिए अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्याता की तैयारी में ही जुटे रहिए, विचलित होने की जरूरत नहीं है। सीधे जो व्याख्याता बनेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम दोस्त थे, हमारे दोस्तों के अंदर जैसे मान लो ये है कि मैं तो आर्ट्स से था, मेरे साथ के जो दूसरे दोस्त थे वो साइंस से थे। बिल्कुल छोटे में बता दूंगा, तो वो साइंस से थे। 12th के बाद जैसे वो साइंस से थे, उन्होंने बीएससी की। लेकिन एक दोस्त था, वो कहता मैं उन दिनों पीएमटी होती थी, जैसे नीट होती है वैसे नहीं होती, वैसे पीएमटी हुआ करती थी। वो पीएमटी की तैयारी कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए। तो वो 3 सालों तक वो पीएमटी की तैयारी करता रहा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उधर उन्होंने बीएससी कर ली। फिर जो उसके दूसरे दोस्त थे उन्होंने एमएससी कर ली, मतलब मेरे ही दोस्त जो थे, और वो जो अभी उसी की तैयारी कर रहा था। अब वो कंपटीशन की तैयारी करने लगे एमएससी करके, ठीक है ना। और वो जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था उसका अचानक से एमबीबीएस में हो गया। अब 5 सालों तक जब तक एमएससी की, तब तक तो वो साइंस वाले मेरे दोस्त, मेरे एमबीबीएस वाले दोस्त को हमेशा मतलब मजाक में कि अभी 12वीं पास ही है, अभी 12वीं पास ही है, सारी उम्र पीएमटी की तैयारी करेगा क्या, सारी उम्र पीएमटी की तैयारी करेगा। का नाम भी बता देना चाहता हूँ, साइंस वालों का नाम रविंदर और जे और रहमान था, और जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था उसका नाम राजेश था, ठीक है ना। तो वो राजेश अचानक से एमबीबीएस में हो गया। अब वो तो एमएससी बेरोजगार, वो दोनों तो एमएससी बेरोजगार, और वो क्या अचानक से एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। अब वो डॉक्टर कहलाने लग गया, और आज वो एमएस उमएस करके बड़ा डॉक्टर बन गया है। तो ये होता है कि एक ही टारगेट रहते, एक ही टारगेट अगर हमारा तय होता है ना, तो अचानक से हम बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं और बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये मतलब जैसे मैं मान लो भी, मैं भी लगातार उस वक्त मैं 3rd ग्रेड में लग गया, उसके बाद 2nd ग्रेड हुआ, फिर 1st ग्रेड हुआ, अभी वाइस प्रिंसिपल हूँ, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर तो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बन गया वो, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है, जो एक टारगेट रहता है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ी सी और बातें हैं, जैसे व्याख्याता की योजना। ये जो योजना है ये हिंदी वालों के लिए ही है, ठीक है ना। अब योजना में हमें क्या करना है? अब परीक्षा कब होगी? परीक्षा कब होगी? जून जुलाई में मैं परीक्षा मान रहा हूँ। जून जुलाई का मानने का मतलब है अक्टूबर नवंबर और 6 महीने, वो 8 से लेकर 9 महीने आपके पास तैयारी के लिए है। मुझे लग रहा है कि ठीक है, तैयारी के लिए आप कोशिश करें तो पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए उस बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या कुछ है? एक तो व्याकरण का बिंदु है हमारे पास, दूसरा हमारे पास काव्य शास्त्र का बिंदु है, तीसरा हमारे पास साहित्य का बिंदु है, और 4 नंबर पर हमारे पास रचनाओं वाले बिंदु है। ये 4 बिंदु हमारे पास इसके अंतर्गत हिंदी में आते हैं। अब हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में 2 प्रकार के बिंदु आते हैं, एक समझने वाले बिंदु और एक याद करने या रटने वाले बिंदु। 2 प्रकार के बिंदु रहते हैं यहाँ। कितने प्रकार के रहते हैं?
दो प्रकार के बिंदु रहते हैं, समझने वाले बिंदु, याद करने या रटने वाले बिंदु। समझने वाले बिंदु की बात करें तो संधि हो गया, समास हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, ये सारी जो चीज़ें ये समझने वाली आ जाती है। और याद करने की बात करें तो जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया। हालांकि पर्यायवाची विलोम शब्द ये जो होते हैं ना, ये भी क्या है कि इनको अगर सीधा रटने की बजाय समझकर रटते हो तो आसानी से ये रटे जाते हैं, आसानी से याद रह जाते हैं। इनको समझना होता है भी वो क्या कह रहे हैं, पर्यायवाची जो है वो क्या कह रहा है, उसको उस तरीके से समझकर अगर आप रटने की कोशिश करते हो तो वो आसानी से याद रहते हैं। और अगर बिना समझे रटोगे तो वो इतनी आसानी से याद नहीं। तो ये भी समझने की है, लेकिन ये रटना जरूर पड़ेगा इनको। और जो ये संधि समास वगैरह, ये दो प्रकार के बिंदु हैं। तो दोनों प्रकार के बिंदुओं को आपने सामंजस्य बिठाना है। सामंजस्य कैसे बिठाना है कि जैसे जो समझने वाले बिंदु हैं, पहली बात उनको समझने की कोशिश कीजिए और उदाहरणों को कीजिए, ठीक है ना। और याद करने वाले, रटने वाले बिंदु हैं, इनमें से क्या कीजिए कि चुन लीजिए, पर्यायवाची चुन लीजिए, विलोम शब्द चुन लीजिए, जो जो रटने वाले बिंदु है उनको चुन लीजिए। चुनने के बाद, चुनने से तात्पर्य कि कौन कौन से पर्यायवाची जो है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन्हें हमें अच्छे से तैयार किया जाना है या करना है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपकी किताब के अंदर 200, 300, 400 पर्यायवाची है तो आप उनमें से 100, 150 चुनिए और चुनकर उनको अच्छे से याद कर लीजिए और बाकी को एक सरसरी निगाह मारते रहिए बार बार। इससे क्या होएगा कि आपकी उस पर अच्छी पकड़ हो। सभी को कोशिश करोगे याद करने की तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इस समय सीमा के अंतर्गत। अब आता है उसके बाद काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में भी ये कंडीशन है, कुछ बिंदु आसान है, कुछ बिंदु मतलब कठिन है। जैसे शब्द शक्ति है, उसके बाद काव्य गुण है, ये सारे जो फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, इसके अंतर्गत आ जाता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लोंजाइनस का उदात्त तत्व है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है। इसमें जैसे रस आ गया, ठीक है ना, रस निष्पत्ति आ गया, रस का साधारणीकरण आ गया। ये सारी चीज़ें जो है आपने किस तरीके से तैयार करनी है। तो काव्य शास्त्र का मुझे लग रहा है कि जो बिंदु है वो बहुत ही आसान है। सारे जो टोपी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में वो सारे आसान है। अब इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, ये दो जो सिद्धांत है ये थोड़े कठिन होते हैं। तो इनका क्या है कि एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट के माध्यम से आप उसको तैयार करने की कोशिश करें। उस चार्ट के माध्यम से उसको आप तैयार कीजिए, उस चार्ट को रट लीजिए और बाद में उनके बारे में जितना हो सकता है छोटे नोट्स बना लीजिए। पूरा पढ़िए पूरा, जहाँ भी आपको वक्रोक्ति सिद्धांत जो भी आपकी पुस्तक में है उसको पूरा पढ़िए और उसके बाद में 2 या 3 पृष्ठ में उसको तैयार कर लीजिए। तो 2-3 पृष्ठ को तो रट्टा मार लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़े बिना समझ नहीं विकसित होगी। तो पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसको 2-3 पेज में लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जाते वक्त भी आसानी हो और याद भी आपको, उसको रट्टा मार लीजिए मेन चीज़ को। साहित्य में क्या है, साहित्य में एक तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल, ये अलग चीज़ है। भारतेंदु से नई कविता ये अलग है और गद्य रचना अलग है। अब आपका क्या, आदिकाल से रीतिकाल मुझे लग रहा है सबका ठीक रहता है। भारतेंदु युग से नई कविता ठीक रहता है और जो गद्य रचनाएं हैं ये थोड़ा सा कमज़ोर रहता है सभी का। तो इनमें से क्या करें, आदिकाल रीतिकाल में कोई समस्या नहीं, नॉर्मल आप पढ़िए। भारतेंदु युग और नई कविता जो भी आपके पास किताब है वहाँ से पढ़िए। वैसे तो क्या होता है, आदिकाल से रीतिकाल पर शुक्ल का अधिकार रहता है और भारतेंदु युग से नई कविता और गद्य रचनाओं पर नगेंद्र का अधिकार रहता है। इन दोनों का अधिकार रहता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि नगेंद्र और शुक्ल की अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। नगेंद्र और शुक्ल टेस्ट सीरीज है, अपना खुद का ऐप है। आप जाएंगे, क्या नाम बोलते हैं उसको, 1 मिनट में बता दूं आपको, संकुल मार्गदर्शन। संकुल मार्गदर्शन के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर संकुल मार्गदर्शन, ये जो लिखा हुआ है संकुल SUNKUL, ठीक है ना। वैसे आप देख रहे हैं तो आपको पता ही है, इसी चैनल पर संकुल मार्गदर्शन के नाम से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उस ऐप के अंदर बहुत सी निःशुल्क सुविधाएं बहुत अधिक है, ठीक है ना। और नाम मात्र के रेट पर नगेंद्र और शुक्ल की जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, शायद एक की टेस्ट नाम मात्र का ये 300-400 300 रुपये होगा शायद, ठीक है ना। और 500 रुपये में दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है ना। और 100 टेस्ट होंगे 500 रुपये में आपको नगेंद्र शुक्ल के व्याख्या सहित बड़े बड़े। एक क्लास जो है 100 टेस्ट है, 100 टेस्ट लगभग 150 घंटे के हो गए, ठीक है। तो ये है, आप आसानी से वहाँ से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। बाकी अपने जो सारे कोर्स हैं वहाँ सारे कोर्स हैं वो जाकर आप चेक कर लेना। एक कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये RPC 2nd ग्रेड का जो कोर्स है संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा, इसके साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि अपना जो कोर्स है, चाहे व्याख्याता का है चाहे वरिष्ठ अध्यापक का है, चाहे व्याख्याता का है चाहे वरिष्ठ अध्यापक का है, उसके साथ
कम से कम 150 से लेकर 200 के बीच में वीडियो टेस्ट, 200 के बीच में 150 मिनिमम और 200 के बीच में वीडियो टेस्ट व्याख्या सहित प्रत्येक प्रश्न वहाँ उपलब्ध रहेंगे निःशुल्क, किसी भी कोर्स के साथ। किसी का मतलब आप वरिष्ठ अध्यापक का लीजिए या व्याख्याता का हिंदी का कोर्स लेंगे तो ये निःशुल्क मिलने वाले हैं 150 टेस्ट। और 150 टेस्ट मैंने देखा है कि बहुत कम जगह आपको इतने सारे टेस्ट एक साथ मिल सकते हैं। और दूसरा वो टेस्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि 150 टेस्ट भी आप अगर देख लोगे ना वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के, तो आपके 90% चांस हो जाएंगे कि आपका चयन हो जाएगा खाली टेस्ट से। अब ये गद्य रचनाओं की बात कर रहा था मैं, तो गद्य रचनाओं में क्या होता है कि आज ही फोन आया था या बहुत से विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि गद्य रचना कैसे याद करें, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ से चलता है याद करते करते, और जब तक गद्य रचनाओं तक आता है तब तक वैसे भी थक चुका होता है, वैसे एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं, प्रेशर भयंकर हो जाता है। और यहाँ क्या एक एक राइटर की जैसे उपन्यास, एक राइटर के कितने उपन्यास है 20, दूसरे राइटर के 10, तीसरे राइटर के इतने, फिर उतने ही निबंध है, इतने ही उसकी फिर मतलब आलोचनाएं हैं, तो बहुत बड़ा जंजाल पैदा हो जाता है यहाँ के। तो वो घबरा जाता है, उस घबराहट में याद ही नहीं हो पाता है, कुछ ही याद नहीं हो पाता है। तो आपने चुनिंदा उपन्यासकार, चुनिंदा नाटककार, चुनिंदा कहानीकार, चुनिंदा रेखाचित्र संस्मरण लिखने वाले और प्रसिद्ध जो है जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको चुनिए और उनको अच्छे से रट्टा मार लीजिए। चुनकर आपने पहले जैसे आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आप 10 नाटककार अच्छे चुनिंदा जिनके बारे में पीछे हर जो भी गाइड वगैरह जो भी किताब लाते हो या आपके पास हमेशा छोटी सी किताब उठा ले जिसमें पुराने जो दे रखे हैं पेपर वगैरह, नहीं तो अपना जो चैनल है मतलब ऐप है, ऐप पर मैं सारे जो पुराने पेपर डाल दूंगा हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक के और फर्स्ट ग्रेड के, वहाँ से देख लेना। तो कौन कौन से नाटककार आते हैं वो 10 नाटककार उठा लीजिए, 10 उपन्यासकार, 10 कहानीकार, ठीक है ना, ये उठा लीजिए और उनके रट्टा मार लीजिए अच्छे से। और बाकी पढ़ सारा लीजिए, जो भी आपके पास किताब है सारा पढ़ लीजिए, क्योंकि नाटकों की बजाय उनके अंदर क्या है वो भी आता है, तो वो सब कुछ वो पढ़ लीजिए। सरसरी निगाह से पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ने से आपको याद रह जाएगा। और रट्टा उनका मार लीजिए, बाकी सबको देख लीजिए। फिर आपको लगे कि 10 तो अच्छे से याद होगी, ये तो नहीं भूलूंगा, तो 15 कर लीजिए, 15 याद हो गए तो उसको 20 कर लीजिए, 20 हो गए तो उसको 25 कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके उस संख्या को बढ़ाते जाइए, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। आपको जैसे 10 अगर याद हो गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होगा कि हाँ ये 10 तो मुझे याद है, ये 10 तो मुझे याद है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को मतलब इम्प्रूव कीजिए, तो इस तरह से आपको आसान लगने लग जाएगा धीरे धीरे। पहले 10 पढ़े, फिर 11 पढ़े, फिर 12 याद किए, 13 याद किए, 14, 15, इस तरह से आप याद भी कर लोगे। जो याद नहीं होते उनको चार्ट पर लिखकर या पेज पर लिखकर, A4 जो पेज आते हैं उन पर लिखकर ऐसे अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, तो वो याद हो जाएगा। अब इधर आता है रचना। रचनाओं में एक पद्य भाग आता है और एक आता है गद्य भाग। तो गद्य भाग का इतनी बड़ी समस्या नहीं है, गद्य भाग एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो आपको वो सही हो जाएगा। पद्य भाग जो इसमें समस्या रहती है कि व्याख्याओं में से कहाँ से कौन सा छंद पूछ ले, भाषा का पूछ ले, कौन सी वो राग है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनको भी क्या कीजिए, इनकी व्याख्याएं एक बार पढ़िए, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो मेन लाइनें अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। ज़्यादा मथा मत मारिए, मतलब समय रहे तो ज़्यादा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जिन्होंने पहले 2-3 बार पढ़ चुका है उनकी बात अलग है, जो पहले नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि इनको अच्छे से कर ले। गद्य भाग को बार बार आपको ये हो कि इसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो पद्य भाग है, पद्य भाग की 1 बार या 2 बार जो भी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं व्याख्या पढ़िए, और उसके बाद मेन चीज़ें आप नोट कीजिए और उनको याद कीजिए, ठीक है ना। और पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जैसे पद्य भाग है उसमें क्या होता है कि या तो जहाँ से शुरू हो रहा है जो चीज़ दी है वहाँ से कोई पद उठाया जाता है, या फिर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से उठाया जाता है, और या फिर पद जो उठाया जाएगा कहाँ से उठाया जाएगा, या उसमें कोई विशेष पद है जो आपको पता चल जाएगा। 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तब पता चल जाएगा ये विशेष पद है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। उसके अलावा उसके बारे में कोई विशेष बातें होती है, जैसे रचना है तो रचनाकार के बारे में कोई विशेष बात आ सकती है, उस रचना के बारे में विशेष बात आ सकती है कि इस रचना को, जैसे बिहारी सतसई है तो बिहारी सतसई को पद्मश्री शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है, जॉर्ज ग्रिशन ने कहा है कि पूरे यूरोप के अंदर इसके समान कोई रचना नहीं है, इस तरह की, ठीक है ना। और जैसे बलदेव उपाध्याय है तो उसने बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है, बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का द्वार कहा है,
ठीक है, रसिकों के हृदय का हार कहा है, रसिकों के हृदय का हार कहा। तो ऐसी कुछ बातें होती है वो उनसे संबंधित है पूछी जाती है। जैसे भरमर गीत सार है या कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग है, गुरुदेव को अंग है तो गुरुदेव का अंग के बारे में किस किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जो गुरुदेव के अंग से अलग हो, तो इस प्रकार की बातें हमें ध्यान रखनी है। किस चीज़ को क्या कहा गया है, कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो नॉर्मल पढ़ी जा रही वो तो ही है, कुछ ऐसी चीज़ें निकालिए जो आपको लगे कि नहीं विपरीत जो चीज़ है उसको निकालिए। मतलब कहने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये यहाँ इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ जैसे आप मानो कि इसका अर्थ फूल हो सकता है, लेकिन उस पद्य में उसका अर्थ जो नॉर्मल है वो कांटा आ रहा है या पत्थर आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो ऐसी चीज़ को बाहर निकालिए, क्योंकि वहाँ जब वहाँ जाएंगे ना तो आपके दिमाग का जो है मस्तिष्क का साधारणीकरण हो चुका होगा। तो वहाँ के आप जो आपने याद किया है उसके अनुभव के आधार पर, ठीक है ना, उस अनुभव के आधार पर जो याद किया है या स्मरण के आधार पर आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उस वक्त आपका दिमाग जो साधारणीकरण कर रहा होगा, उस साधारणीकरण में क्या होता है कि जो विपरीत चीज़ें होती है वो हम नहीं पकड़ पाते। साधारणीकरण में वही आती है जो साधारण तरह से हमारे समझ में आ जाए, वो बातें आ पाती हैं। जैसे राम के बारे में है, राम के बारे में हम साधारणीकरण हमारा क्या होगा कि राम बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, और आज्ञाकारी पुत्र थे, और भातृत्व प्रेम से परिपूर्ण थे, और पत्नी को शत्रु से बचाने वाले थे, शत्रुओं का वध करने वाले थे, और मतलब शरणार्थी की रक्षा करने वाले थे। ठीक है, इस तरह का आएगा भी, अच्छा ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर कहीं राम के बारे में बुरा कह रखा है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ को हमने बाहर निकालना है। राम से तात्पर्य भी कोई भी ऐसी चीज़ जो विपरीत होती है उसको जरूर याद करें, क्योंकि वहाँ वो चीज़ याद नहीं रहेगी और हम साधारणीकरण के चक्कर में उसको गलत कर बैठते हैं। तो ये सारी छोटी सी मैंने योजना आपको बनाकर दी है, इसके हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बता रहा था टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट का महत्व। आप कोई भी वीडियो किसी भी शिक्षक का, मेरा नहीं, किसी भी शिक्षक का वीडियो उठाइए, वो सबसे पहले यही कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई हो सकता है कि कोई पोस्ट प्राप्त न कर सके, कोई व्याख्याता न बन सके। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से हो सकता है कि कोई सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, लेकिन पढ़े हुए का भी तब उपयोग हो पाएगा जब आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे। कहने से तात्पर्य यह है कि आपने युद्ध की कला सीख ली है, और उस कला का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो कला में आप महारत हासिल नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान एक अलग टाइप प्रकार से होता है। कुछ बातें हम मतलब जब पढ़ रहे होते हैं हमारा मन मस्तिष्क वहाँ नहीं होता, हम पढ़ तो जाते हैं, मन मस्तिष्क वहाँ नहीं होता, तो वो ध्यान में नहीं रहती, ध्यान से निकल जाती है। तो वो क्या है, अचानक से जब क्वेश्चनों में टुकड़ों टुकड़ों में आता है तो वो हमारे ध्यान में कहीं न कहीं बैठ जाती है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस जो प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार के आ सकते हैं, कहाँ से उठाया जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, और हमें कितना याद है, हम थोड़ा बहुत कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, तो वो वहाँ क्वेश्चन के माध्यम से हमारा पक्का हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर जरूर करें। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चैनल पर जो है, यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क भी चल रही है, निःशुल्क चल रही है। और 150 टेस्ट की, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की 150 टेस्ट की अलग से टेस्ट सीरीज, कम से कम ये कम से कम 150 टेस्ट है, आपको बता दूं, कम से कम 150 टेस्ट। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मैं इसको 200 तक कम से कम लेकर जाने वाला हूं, कम से कम 200 बता रहा हूं, हो तो ये 250-300 तक जाएगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं, लगातार टेस्ट। तो कम से कम वर्तमान में जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको 150 पूरे पाठ्यक्रम की, कहाँ से लेकर व्याकरण के पहले बिंदु से लेकर और रचनाओं के आखिरी बिंदु तक, आखिरी बिंदु हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला है ना, वहाँ तक शुरू से लेके अंत तक जो है 150 वीडियो आपको तैयार मिलेगी। प्रत्येक बिंदु पर 2 या 4 वीडियो रहेंगे, जो बड़े बिंदु है उन पर 4 वीडियो, छोटे बिंदु पर 2 वीडियो रहेगी। तो ये 150 टेस्ट है, और नाम मात्र का इसमें रहेगा शायद 350 से लेके 400 के बीच में ये टेस्ट सीरीज जो है आप आसानी से खरीद सकते हैं 150 टेस्ट की। और 150 टेस्ट का मतलब ये लगभग 250 घंटे की रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।